स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। नमस्कार सबको। जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैनल में। हम सबका टारगेट और आपका टारगेट जो देख रहे हैं, सबका टारगेट जेई मेन 2020 और नीट 2020 है। ठीक है, अभी तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर चुके हैं, मेटलर्जी का डिस्कशन कर चुके हैं, सॉल्यूशन का पार्ट 1 से लेके 2 कर चुके हैं और पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम जेई मेन 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस 2019 के अपन पार्ट 4 में भी देखेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं। इससे पहले कि आप पार्ट 3 देखें, मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 जरूर देखें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर रहे हैं। उसके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि ऑर्गेनिक के किस किस टॉपिक का डिस्कशन हम कर चुके हैं, और आप उसमें क्लिक करो, चाहे कोई सा भी आपका मनचाहा टॉपिक हो, उस पर आप उसमें क्लिक करो और आपको पढ़ने को मौका मिल जाएगा इस चैनल के थ्रू। चलिए चालू करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Osmotic pressure of a dilute solution of ionic compound XY in water is 4 times to that of solution of 0.01 m BaCl2 in water। जो भी XY का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? 4 टाइम्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर किसके? BaCl2 का। अब टेम्परेचर के बारे में तो कुछ बता नहीं रखा है, इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का जो आईसी का मल्टीप्लिकेशन होगा वो 4 टाइम होगा। इसका जो आईसी का मल्टीप्लिकेशन है वो इसके आईसी से 4 टाइम्स होगा। अब इसके आई की वैल्यू कितनी है? आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम इसको पूरा डिसोसिएट करेंगे, मतलब 2 कंसंट्रेशन जो कि हमको निकालनी है इज इक्वल टू 4 टाइम्स इसके आई की वैल्यू। अब ये कितने आयंस देगा बेटा? 1 और 2, तो कितने हो गए? 3। सी की वैल्यू कितनी बता रखी है? 0.01। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू 10 की पावर -2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको यही देखना था, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का रिलेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। 0.27 ग्राम ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड was dissolved in 100 centimeter of hexane. 10 ml of this solution was added dropwise to the surface of water in the round watch glass. Hexane evaporates and monolayer is formed. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हमने क्या लिया है? एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें 0.27 ग्राम तो क्या है? फैटी एसिड, साथ ही साथ किसके अंदर? 100 ml हेक्सेन के अंदर। इस पूरे सॉल्यूशन का हमने 10 ml लिया, वॉच ग्लास में डाला। अब वॉच ग्लास में डाला, इवोपोरेशन किया, तो हेक्सेन तो इवोपोरेट हो गया, लेकिन फैटी एसिड नहीं हुआ। इसका मतलब अगर फैटी एसिड इवोपोरेट नहीं हुआ तो ये लेयर किसकी बनी है? फैटी एसिड की। ऐसी कुछ लेयर बनेगी, जो भी लेयर बनेगी, ये थिकनेस है जो कि हमें पता नहीं है इस मोनोलेयर की थिकनेस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एज टू द सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हम मान लेते हैं कि पूरा फैल गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये जो लेयर है ये पूरी फैल गई। तो ऐसा कुछ है, पूरी फैल गई तो सिलेंडर की शेप मिल जाएगी। ठीक है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr² h, और यही क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो हमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि 10 ml सॉल्यूशन में आपके फैटी एसिड की कितनी वॉल्यूम होगी। तो हम देखते हैं, फैटी एसिड का अपन को मास बता रखा है, डेंसिटी बता रखी है 0.9 है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ
फैटी एसिड इन सॉल्यूशन, ठीक है, वो अपन देखते हैं कितनी है। तो 0.27 ग्राम के हिसाब से देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.27 अपॉन 0.9, तो ये आ जाएगा 0.3 ml। ये 0.3 ml प्रेजेंट है किसका, फैटी एसिड का, किसके अंदर, 100.3 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब हमने इस सॉल्यूशन का कितना ml निकाला है, 10 ml, तो 10 ml में कितना होगा, तो इसको डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय आपने ये देख सकते हो 10 कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 0.03 ml ऑफ फैटी एसिड हो गया। इसका मतलब इस पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, एच टू द सेंटर 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय एच, और ये कितना हो जाएगा 0.03, लगभग कितना हो जाएगा, तो ये 0.03 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको किस में पूछा है, मीटर में, तो 10 की पावर -6 मीटर। बच्चों ने गलती यही करी होगी कि उन्होंने सेंटीमीटर में निकाल तो दिया होगा आंसर, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करना भूल गए। बस यही गलती सब बच्चे करते हैं, क्यों करते हैं, मजा आता है उनको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पॉइंट 3, क्वेश्चन नंबर 3, for the solution of gases x, y, z in water, Henry's law constant for this respectively, correct plot of a given statement। किसी भी गैस के लिए, मैं किसी पर्टिकुलर गैस के लिए बोल रहा हूं, फॉर अ पर्टिकुलर गैस, जिस प्रेशर पे, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस गैस का, उतनी ज्यादा आपकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। तो KH इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट होता है जो कि गैस होती है, लेकिन यहाँ पे सब जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, तो x ऑफ सॉल्यूट मतलब गैस के मोल फ्रैक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू इसलिए लिख रखा है क्योंकि वो आपको समझ में आ सके कि ये मोल फ्रैक्शन किसका है, पानी का है। तो पार्शियल प्रेशर उस गैस का KH माइनस KH एक्स डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर आप y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करो, इसका मतलब सारे गैसेस के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, जो कि क्या हो जाएगी KH के बराबर, ठीक है, माइनस KH के बराबर, m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस KH के बराबर। इसका मतलब सबकी स्लोप नेगेटिव होगी, तो ये वाला आंसर गलत, ये वाला आंसर गलत। दूसरा ये बोल रहा है, अब देखो इन दोनों ऑप्शन में तो z ऊपर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो c की वैल्यू क्या है, KH के बराबर, तो KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, z के लिए, दिख रहा होगा z के लिए 40 है, 40 के बार, इसका मतलब z तो सबसे ऊपर आएगा, इसमें भी z सबसे ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब आपको बस ये देखना है कि ये वाला ग्राफ ज्यादा सही है कि ये वाला ग्राफ। अब इसमें जो KH की वैल्यू बता रखी है वो 0.5 है, तो आप देख सकते हो जीरो के आसपास दिख रहा है, इसको ये क्या है, वैल्यू जीरो के आसपास है। इसका मतलब जो स्लोप की वैल्यू है वो जीरो के आसपास होगी, स्लोप मतलब 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के आसपास, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये 0 डिग्री के आसपास तो दिख नहीं रहा, ये तो भी 0 दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जैसे चेंज आ रहा है, पैरेलल में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए बी सी, दोनों का ए बी, सॉरी सी नहीं, 400 600 ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड्स, सम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को आपने मिलाया, मान लेते हैं इसकी V1 वैल्यू है, इसकी V2 वैल्यू है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो इस पूरे मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी होती है, V1 प्लस V2। जब इस तरीके की चीज होती है, मतलब जितनी इनिशियल वॉल्यूम है बिफोर आफ्टर मिक्सिंग कितनी है बेटा, V1 प्लस V2, और बिफोर मिक्सिंग कितनी है, इन दोनों का समेशन। तो जब ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो ये डेल्टा V मिक्सचर क्या हो जाता है, जीरो, इसी को बोलते हैं डेल्टा V मिक्सचर।
जब दोनों सॉल्यूशन को डाला तो ना सॉल्यूशन का ना वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना एक्सपांशन हुआ, वो दोनों वॉल्यूम क्या हो गई, ऐड हो गई। तो इस तरीके की चीज को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को बताता है। ये चीज किसको बताता है, आइडियल सॉल्यूशन को। और ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्स कितनी होती है, 0। तो ये इस पूरे क्वेश्चन ने एक लाइन ने पूरा बता दिया कि ये सॉल्यूशन क्या बन रहा है, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। इसका मतलब इसमें अपन रॉल्ड्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5। वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन मतलब आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस, तो अपन किसी एक कंपोनेंट के लिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को पीएस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ए के निकाल लेते हैं अपन, जिससे कि आसानी रहे। उसका 400 दे रखा है। ठीक है, तो पीएस की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। प्योर वेपर प्रेशर आपका यूज कर लो इसमें। पी ए नॉट आपका कितना हो जाएगा, 400 इंटू लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है, 0.5। तो इसका कितना है, 600 इंटू 0.5। इसका मतलब ये लगभग आ जाएगा 1000 का डिवाइड बाय 2, तो 500 mm आ गया। ये आ गया, ये आ गया पीएस की वैल्यू। अब अपन को क्या चाहिए, एक्सए की वैल्यू नहीं, वाईए की वैल्यू, क्योंकि वेपर फेस में पूछा है उसने। ठीक है, वेपर फेस में पूछा है, वेपर फेस मतलब वाईए की वैल्यू, एक्सए की वैल्यू तो दे रखी 0.5, सॉरी। ठीक है, तो पी एस इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ए का पीएस इंटू वाई ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ए की वजह से कितना प्रोड्यूस हुआ, पी ए नॉट एक्स ए। तो ये कितना आ जाएगा, 400 इंटू 0.5 वाई ए इंटू 500। ये ऐसा ऐसा कट गया। वाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, वाई ए की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, कई बच्चों को दिखेगा नहीं। 0.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 0.4। वाई ए की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 और 500, तो ये 500 0.4 0.6। ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, मतलब बेंजीन के अंदर वो डाइमराइज करता है। ठीक है, W ग्राम ऑफ एसिड इज डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2 केल्विन। इफ परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड टू फॉर्म डाइमर इन अ सॉल्यूशन इज 80 एंड W इज, तो हम मान लेते हैं इसको B, बेंजोइक एसिड क्या है, B। ठीक है, ये आपका टॉइस ऑफ B क्या बनाता है, B2। अब परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन दे रखा हो, इसका मतलब आपको आई की वैल्यू निकालनी है बिना कुछ सोचे समझे। अब अपन को आई को कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो 1 माइनस वही तरीका है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितने सॉल्यूट बन गए आपके, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन 1। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय, तो दोनों को प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 मत लिख देना बच्चों, 100 से डिवाइड करना जरूर मत भूलना, क्योंकि वो परसेंटेज दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.6। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। अब आ जाते हैं अपन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, 2, आई की वैल्यू 0.6, के एफ की वैल्यू 5, मोलैलिटी की वैल्यू, अब देखो मोल्स कितने हो जाएंगे बेंजोइक एसिड के, W अपॉन 122 अपॉन मास कितना दे रखा है बेंजीन का, सॉल्वेंट का 30, ग्राम में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वापस से 10 ऐसा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 122 डिवाइड बाय 100,
तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 244, तो 2.44, उस हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई। ठीक है, ये 4% क्या है? ये 4% अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप ये मानेंगे 4 ग्राम ऑफ एक्स डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। साथ ही साथ सॉल्यूशन की डेंसिटी हम 1 मान लेते हैं, तभी अपन कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब मोलालिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है भैया? 4 ग्राम अपॉन ए, क्योंकि आपका मोलिकुलर वेट दे रखा है एक्स का ए, डिवाइडेड बाय जो भी सॉल्वेंट का मास है। सॉल्वेंट का मास लगभग 100 के आसपास मान सकते हैं अपन। ठीक है, 100 ग्राम मान लो आप, 1 ग्राम पर ml है, इतना ही मान सकते हैं। ठीक है, आपको परसेंटेज W/V को किस में कन्वर्ट करना है? इसमें मोलालिटी में। ठीक है, तो हमने ये यूज कर लिया मोलालिटी। ये मोलालिटी किस सॉल्यूशन की होगी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स। और ऐसे ही मोलालिटी ऑफ वाई कितनी हो जाएगी? अब उसका तो 12 ग्राम हो जाएगा अगर अपन 100 ग्राम ले रहे हैं तो 12 ग्राम अपॉन MY अपॉन 100। अब इसमें बोल रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो x का इसके 12% वाले से बराबर है। तो डेल्टा TF ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑफ Y दे रखा है। तो दोनों की मोलालिटी भी क्या होगी? बराबर। तो बराबर कर दो। अब 100 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 अपॉन ए इज इक्वल टू 12 अपॉन MY, जो कि आपको पता नहीं है। MY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। परसेंटेज W/V को मोलालिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें मोलालिटी का एक्सप्रेशन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution। तो एक तरीके से ये कितने आयन देगा? 2 तो K प्लस देगा और HgI4 -2 देगा। तो कितने आयन्स मिल रहे हैं इससे बेटा? 3। नंबर ऑफ सॉल्यूट की संख्या बढ़ रही है, तो 1 से तो ज्यादा ही होगा I की वैल्यू। तो देख लेते हैं, K2HgI4 देगा 2K प्लस HgI4 -2, ऐसा कुछ। तो 1 माइनस अल्फा, वापस वही 1 मोलैरिटी मान के चलेंगे। ठीक है, 1 मोलैरिटी मान के चलेंगे, 1 माइनस अल्फा, फिर 2 अल्फा, ये आपका अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 2 अल्फा। परसेंटेज आयनाइजेशन दे रखा है 40%। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4। 0.4 इंटू 2 0.8, तो 1.8। आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई की वैल्यू निकालनी थी बस। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल इज 0.2 और प्योर मिल्क का कितना होता है? 0.5 -0.5 डिग्री। पानी कितना मिला है? तो ऐसा करते हैं, इसमें मिक्सचर एलिगेशन का आपका कंसेप्ट आता है, बचपन में पढ़ा होगा कि दो चीजों को किस तरीके से मिक्स किया जाए। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन को तो पता ही नहीं है मिल्क और पानी को कितना मिक्स किया है। तो मिल्क का तो कितना है? -0.5 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट। इसका कितना है? 0 डिग्री। दोनों को मिक्स किया, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, वो कितना है? 0.2 डिग्री। ऐसा हो गया। तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लो तुमको मोल्स रेशियो निकालना है मिल्क इज टू वाटर का, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.3। इसको यहाँ पे लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.2। इसको यहाँ पे लिख दो। तो मिल्क इज टू पानी का रेशियो कितना हो जाएगा? कितने रेशियो मिलाया गया है दोनों के सैंपल को? 0.2/0.3, ऐसा हो जाएगा।
इसका मतलब 2 कप ऑफ मिल्क एडेड इन 3 कप ऑफ वाटर। ऐसा कहां पे दे रखा है? ये वाले क्वेश्चन। बस। तो सिंपल मिक्सचर एलिगेशन मेथड का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं इसीलिए आप रिवीजन करते रहो हमारे चैनल से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Elevation in boiling point for 1 molal solution of glucose is 2K. Depression freezing point of 2 molal solution of glucose in the same solvent is 2K. The relationship between Kb and Kf. तो देख लेते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है आपका Kf इंटू मोलैलिटी। ऐसी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है 2K 2K, क्वेश्चन में बता रखा है सेम है। तो बस KF इंटू, अब फ्रीजिंग पॉइंट वाले में 2 था तो KF इंटू 2 इज इक्वल टू KB इंटू M। तो MM तो कट जाएगा, तो KB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ KF। कहाँ है भैया? कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हाँ ये लो। क्वेश्चन नंबर 10। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड ए और बी को दोनों को मिला दिया, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। दोनों का प्योर वेपर प्रेशर बता रखा है, एक का 7 इंटू दिस, इसका 12 इंटू दिस। कंपोजिशन वेपर में इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी? अगर सॉल्यूशन में ए का कितना है? 0.4। तो तुमको कुल मिला के वाई ए की वैल्यू बतानी है, इसके ऊपर मत जाना, ठीक है? अपन तो एक्स से लिखते हैं, ठीक है? तो वाई ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? एक्स ए की वैल्यू दे रखी है 0.4, ठीक है? तो अगर अपन को वाई ए की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को एक्सप्रेशन बुलाया था ना मैंने, तो पी एस इंटू वाई ए, जो कि क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, मतलब ए वाले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, वो किसके बराबर होगा? रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से जो भी उसका ए का पार्शियल प्रेशर आता है वो कितना आता है रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से? एक्स ए इंटू पी ए नॉट। तो पी एस की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी, तभी तो वाई ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम पहले ऐसा करते हैं, पी एस की वैल्यू को निकालते हैं। तो पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻³ तो आप कॉमन ले जाओ। अच्छा मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, कई बच्चों को तो फॉर्मूला ही पता नहीं होगा। पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ऐसा हो जाएगा। तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखो बेटा 10⁻³ तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो 10⁻³ तो कॉमन आ गया। तो 7 इंटू ए की परसेंटेज कितनी है सॉल्यूशन में? 0.4 प्लस 12 इंटू 0.6, तो पी एस की वैल्यू टोटल मिला के कितनी आ जाएगी? 2.8 ये होगी। तो 12 इंटू 0.6 मतलब 9, ये हो जाएगा 7 6, ये 12, हाँ 7.8 इतना लगभग आ जाएगा। 12 6 जा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, नहीं 72 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये आ गया 10 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो इस पे वैल्यू पुट कर दो, वाई ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू वाई ए इज इक्वल टू आपकी एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 0.4, पी ए नॉट की वैल्यू 7 इंटू 10⁻³, ये 10⁻³ कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा? 0.28। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये रहा, हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल था। रॉल्ड्स लॉ के क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं ये लोग, तो आप रॉल्ड्स लॉ को के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो, ताकि अगर आप उनको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ रिवीजन के लिए बेस्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने कम स्टार लगाऊं उतना कम है। 62 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व इनटू 50 ग्राम इज कूल टू -10 डिग्री सेल्सियस इफ केएफ ऑफ वाटर इज दिस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाया, इसका ठंडा कितना करा है? -10 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखो, अगर अपन 62 ग्राम वाले को इसको 50 ग्राम के अंदर डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है, अपन पहले वो निकालते हैं।
तो 0 माइनस TF, क्योंकि डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट का, वो किसके बराबर हो जाएगा? अब इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए I की वैल्यू 1, KF की वैल्यू 1.86 जो कि दे रखी है, पानी की मोलैलिटी 62 डिवाइडेड बाय मोलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2OH, इसलिए कहा था ना मैंने बेटा ऑर्गेनिक का IUPAC अच्छे से कर लो। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 24 प्लस 32 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा? 62 डिवाइड बाय 62 अपॉन 250। ये मैं तब निकाल रहा हूं इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या निकाल रहा हूं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ऐसा कुछ 1.86 अपॉन 250 इंटू 1000, 100 नहीं, तो ये हो जाएगा ये 4 समथिंग। अब इतना तो पता चल रहा है कि -10 से कम आ रहा है, इसका मतलब कुछ आइस सेपरेट हो चुका होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इसका जो वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं है, 1.86 इंटू 4 निकाल के भली देख लो, तो ये कितना आ रहा है? 4 इंटू 6 4 2, ये आपका 34, 7.44 लगभग इतनी वैल्यू आएगी फ्रीजिंग पॉइंट की। अब आप सोचो टेम्परेचर कितना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इस पूरे मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? -7.44। अगर इसको टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, मतलब कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे, तो बेटा क्या होगा? कुछ पानी की अमाउंट किस में चल जाएगी? आइस में चल जाएगी। सारा का सारा पानी कब तक रहेगा? 7.44 तक। 7.44 से जैसे ही आप नीचे जाते हो, टेम्परेचर ले जाते हो, धीरे धीरे पानी किस में कन्वर्ट होता रहेगा? आइस में। इसका मतलब -10 डिग्री सेल्सियस में पानी की अमाउंट 250 से क्या होगी? कम। तो अपन ऐसा करते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस पे पानी की अमाउंट निकाल लेते हैं, तो अपन को ये पता लग जाएगा कि आइस कितना सेपरेट हुआ। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे पानी की अमाउंट, तो डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 1.86 मोल्स। बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो 1 अपॉन m ग्राम ऑफ जो भी पानी है इंटू 1000, तो ये m ग्राम कितना आ जाएगा? ये आप निकालोगे तो 186 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब पानी की अमाउंट -10 डिग्री सेल्सियस में तो इतनी होगी, इसका मतलब वो कितना बर्फ बन चुका है। तो मास ऑफ आइस सेपरेटेड कितना हो जाएगा? 250 माइनस 186, जो कि कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हेनरीज लॉ को नहीं बताता है? पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH। ऑब्वियस सी बात है, KH इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अलग अलग गैसेस के KH की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। अपन ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा भी है अभी, ग्राफ वाला क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन वाला पीछे जा चुका था। वैल्यू ऑफ KH increases with increase of temperature and KH is the function of gas, function of the nature of gas। ये तो वाला स्टेटमेंट तो सही है। जिन बच्चों को डाउट आया होगा वो इस क्वेश्चन में आया होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सर KH की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है। जैसे फॉर अ पर्टिकुलर गैस मान लेते हैं अपन, किसी एक फिक्स गैस को पकड़ लेते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर गैस, जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी आपकी घटती है। देखा ही होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है। अब प्रेशर तो चेंज कर नहीं रहे अपन, तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कर रहे हैं,
तो प्रेशर अगर चेंज हो नहीं रहा है तो P इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी घटेगी KH की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपन को। थर्ड वाला देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। उस गैस का अगर पार्शियल प्रेशर वेपर फेस में बहुत ज्यादा होगा तो उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और ऐसा होता भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसमें अपन हाई प्रेशर में तो डिजोल्व करते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक में आपकी CO2 डिजोल्व होगी। ठीक है, ये मैंने कोल्ड ड्रिंक बना दी है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर ज्यादा क्रिएट करते हो CO2 और भी ज्यादा डिजोल्व होती है। प्रेशर क्रिएट अपन काफी सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप पंपिंग कर दो एयर की, आप या तो टेम्परेचर को बढ़ा दो, वार्म कर दो बॉटल को, तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके अपन कोई सा भी किसी भी गैस का प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। CO2 को डिसॉल्व करते हैं तो CO2 डाल देंगे, एयर नहीं डालेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, CO2 का डिसोल्यूशन और भी ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अभी जस्ट बताया, इसमें देखो सॉल्युबिलिटी अगर अपन घट रही है इसमें तो KH की वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताई थी घटेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी। तो ये दोनों आपस में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना, सॉल्युबिलिटी और KH। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो करेक्ट, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। आज के लिए बस इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपडेट्स के लिए लगातार आप अनलर्निंग पाठशाला को देखते रहिए। चलिए।